हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक कानुड़िया है और आपका फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल संदीप कोचिंग क्लासेस पर। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि रे ऑप्टिक्स का सबसे आईएमपी टॉपिक है। चलिए देखते हैं इसका नाम क्या है। इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। और रिफ्रैक्शन फॉर्मूला यहाँ पर हम डिराइव करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर टॉपिक का नाम देख लीजिए क्या है, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। मतलब हम रिफ्रैक्शन को पढ़ने जा रहे हैं, वो भी किसके द्वारा, स्फेरिकल सरफेस द्वारा। और आप जानते हैं स्फेरिकल सरफेस दो टाइप की होती है, कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस और दूसरी होती है कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। इसे शॉर्ट फॉर्म में हम रिफ्रैक्शन फॉर्मूला कहते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले रिफ्रैक्शन फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, वो भी किसके थ्रू, कॉनकेव सरफेस के थ्रू। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, वो भी किसके थ्रू, कॉनकेव सरफेस के थ्रू। चलिए तो पहले हम डायग्राम बनाते हैं और क्लियर करते हैं सारी चीज़ को। तो ये रहा बच्चों, ये जो सरफेस आपको नज़र आ रही है, ये सरफेस जो है वो है कॉनकेव सरफेस। ये सरफेस आपको नजर आ रही है, कॉनकेव सरफेस है। ये कॉनकेव सरफेस है, देखिए कॉनकेव सरफेस है। तो ये किसी मीडियम का बना होगा। तो मान लीजिए हमने इस मीडियम का नाम क्या रख दिया बच्चों, ग्लास। क्या रख दिया बच्चों, ग्लास। ये से शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया कि भैया ये ग्लास जो है वो डेंसर मीडियम है। ठीक है, तो इस तरफ कौन सा मीडियम होगा, इस तरफ कोई सा भी मीडियम हो सकता है। पर अभी फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि एयर मीडियम है और ये जो है क्या है, रेयर मीडियम की तरह बिहेव कर रहा है। और इस लाइन को तो आप जानते ही होंगे, ये जो लाइन जो सेंटर से जा रही है इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो लाइन आपको सेंटर से जाती हुई दिख रही है, ये जो है वो है प्रिंसिपल एक्सिस, आपको ये नजर आ रही होगी। तो ब्लू वाली लाइन जो है प्रिंसिपल एक्सिस है। अब यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट मान लीजिए, ऑब्जेक्ट जो है ये O है और O जो ऑब्जेक्ट है कहाँ पर रखा हुआ है, तो O ऑब्जेक्ट जो है एयर में रखा हुआ है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले कहानी समझिए। रिफ्रैक्शन फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, वो भी कौन सी सरफेस के थ्रू, कॉनकेव सरफेस। और ये जो सरफेस नजर आ रही कॉनकेव, मैंने याद करने का तरीका भी समझाया था। केव का मतलब होता है गुफा, और गुफा जो होती है अंदर घुस के होती है। तो ये जो सरफेस है, कौन सी सरफेस है, कॉनकेव सरफेस है। तो यहाँ पर हम रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं थ्रू कॉनकेव सरफेस। देखिए लेफ्ट में एयर मीडियम है, राइट में ग्लास मीडियम है, ये रेयर मीडियम है और ये क्या है, डेंसर मीडियम है। लेफ्ट में हमने एक ऑब्जेक्ट को रख रखा है, मतलब ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस कहाँ पे रख रखा है, रेयर मीडियम में। और आप बता सकते हैं, आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए, ये एक स्फेरिकल सरफेस है। तो स्फेरिकल सरफेस किससे मिलके बना होता है, तो आपको तो पता होगा, स्फीयर से। तो इसका स्फीयर लेफ्ट में होगा कि नहीं होगा। और स्फीयर कभी लेफ्ट में है तो उसका सेंटर कहाँ पर होगा, तो आप कहेंगे सर इसका सेंटर भी लेफ्ट में होगा। तो मान लीजिए इसका सेंटर जो है लेफ्ट में है, तो ये रहा इसका सेंटर। तो मैं इसे नाम दे देता हूँ C। और आपको ये पता होना चाहिए कि सेंटर से जाने वाली रेखा, लाइन को, रेखा मतलब लाइन, तो इस लाइन को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, नॉर्मल कहते हैं। तो ये लाल वाली लाइन जो है वो नॉर्मल है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ चुपके से कि ये लाल वाली लाइन जो है वो है नॉर्मल। आपको दिख रहा होगा ये नॉर्मल लाइन है। अब देखिए लाइट रे हमेशा कहाँ से निकलती है, तो आप कहेंगे सर हर जगह से निकलती है। पर हम किसी इमेज को देखते हैं, ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो लाइट रे कहाँ से निकलेगी, ऑब्जेक्ट से निकलेगी। तो मान लीजिए ये लाइट रे कहाँ से निकल रही है, तो ये लाइट रे ऑब्जेक्ट से निकल रही है। ठीक है, मैंने इस लाइट रे को नाम दे दिया OA। क्या नाम दे दिया, OA। मैं पहले ही लिखते जाता हूँ जिससे आपको क्लियरिटी बने। ये OA क्या है, तो पहले O क्या है, तो आप कहेंगे O जो है ऑब्जेक्ट है। O क्या है, ऑब्जेक्ट है, प्लेस्ड इन कौन से मीडियम, तो प्लेस्ड इन एयर, जिसे आप रेयर मीडियम भी कह सकते हैं। तो O एक ऑब्जेक्ट है जो कि रेयर मीडियम में रखा हुआ है। और ये OA क्या है, तो आप कहेंगे सर OA जो है इंसिडेंट रे। OA जो है वो क्या है बच्चों, इंसिडेंट रे। सर इंसिडेंट रे क्या होती है, द लाइट रे कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट, द लाइट रे कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। और ये जो C वाली लाइन जो है, जिसे मैं एक काम करता हूँ रेड पेन से इसका नाम जो है वो रख देता हूँ CX। क्या रख देता हूँ, CX। तो ये CX क्या है, तो आप कहेंगे सर CX लाल वाली लाइन है, हालांकि आपने चमकदार बनाई है। तो CX लाइन जो है वो क्या है, नॉर्मल है। ठीक है, CX लाइन जो है नॉर्मल है। अब कहानी में ट्विस्ट है।
बच्चों लाइट रे हमेशा सीधा चलना पसंद करती है, ये तो आपको पता होगा। लाइट रे हमेशा सीधा चलना पसंद करती है, कभी कोई मीडियम ना आए तो। पर मान लीजिए कभी लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो लाइट रे जो होती है बेंड हो जाती है। लास्ट लेक्चर में हमने बहुत ही भली बात ही पढ़ रखा है कि लाइट रे जब भी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो सीधी नहीं जाएगी, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये बेंड हो जाएगी नॉर्मल की तरफ। तो अब यहाँ पर बताइए लाइट रे कहाँ की तरफ ट्रेवल कर रही है, तो आप कहेंगे सर लाइट रे रेयर मीडियम में है, रेयर मीडियम में, और कहाँ जा रही है, डेंसर में। सिमिलरली रेयर मीडियम मतलब ये एयर है और ये कौन सा मीडियम है, ग्लास है, तो दूसरे मीडियम में जा रही है। तो जब भी लाइट रे रेयरर से डेंसर में जाएगी तो जाना सीधा चाहिए था, पर इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये लाइट रे जो है नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। क्या आपको ये लाइट रे नजर आ रही है नॉर्मल की तरफ बेंड होती हुई? हाँ बिल्कुल सर आ रही है। कभी मीडियम नहीं होता तो लाइट रे सीधी निकल जाती, बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही, सीधे निकलती, पर मीडियम आने की वजह से लाइट रे बेंड हो गई किसकी तरफ, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो यहाँ पर ए बी क्या है, ए बी क्या है, तो आप कहेंगे सर ए बी जो है वो है रिफ्रैक्टेड रे। कौन सी रे है बच्चों, ए बी जो है वो रिफ्रैक्टेड रे है। अब आपके बेसिक की तरफ चलते हैं बच्चों। आपको याद होगा नॉर्मल ये इंसिडेंट रे, ठीक है, मैं आपको इससे समझा रहा हूं, और ये कौन सी रे है, रिफ्रैक्टेड रे। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच एंगल बनता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। हाँ सर ये तो पता है। तो ये वाला जो एंगल है जिसे मैं शेड कर रहा हूँ, देखिए ये शेड कर रहा हूँ मैं, थोड़ा छोटा शेड कर रहा हूँ, देखिए, तो ये एंगल जो होगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। सर क्यों होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्यों होगा, थोड़ा सा अच्छे से बना दे, नहीं तो डायग्राम ही खराब बना तो फिर बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। और ये वाला एंगल कौन सा जिसे मैं अब शेड करने वाला हूँ, देखिए आपको शेडिंग दिख रही होगी, तो ये वाला जो एंगल आपको नजर आ रहा है ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसे मैं आर से डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, ये कहानी तो आपको क्लियर होगी। अब बच्चों इमेज फॉर्मेशन के लिए कम से कम 2 लाइट रे चाहिए, तो पहली लाइट रे तो यहाँ चली गई, और दूसरी लाइट रे जो है हमने कहाँ से पास की, इसी प्रिंसिपल एक्सिस से, तो ये लाइट रे सीधी निकल जाएगी, सीधी निकल गई। लाइट रे कभी आप प्रिंसिपल एक्सिस से पास करें तो वो सीधी निकल जाती है, ये बात याद रखिएगा। अब बच्चों बताएं, एक लाइट रे तो ये जा रही है, दूसरी लाइट रे ये जा रही है, क्या ये आगे जाके मिलेगी, तो जवाब है सर नहीं मिलेगी। सर क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि लाइट रे आगे जाके क्या होती जा रही है, डाइवर्ज। अब ये आगे जाके नहीं मिलेगी तो क्या होगा, पीछे आके मिलेगी। इन्हें क्या करना पड़ेगा, पीछे की तरफ एक्सटेंड। तो इन्हें हम क्या कर रहे हैं बच्चों, पीछे की तरफ एक्सटेंड, और एक्सटेंड करके ये जहां भी मिलेगी वो क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर इमेज फॉर्म होगी। इमेज फॉर्म के लिए इस लाइट रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, इस लाइट रे को भी पीछे की तरफ एक्सटेंड किया। मैं देखिए अच्छे से बनाने की कोशिश करता हूँ, देखिए पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, दिख रहा होगा आपको पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हुए। तो यहाँ पर ये क्या बना, आई फॉर इमेज बना। क्या बना बच्चों, आई फॉर इमेज। थोड़ा सा और दूर बना लें जिससे कि डायग्राम जो है वो अच्छे से दिखाई दे, नहीं तो डेरिवेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। दिख रहा होगा अब तो बच्चों ये है आई फॉर इमेज। तो सर आई क्या है, आई जो है इमेज है, पर आई जो है वो एक वर्चुअल इमेज है। कौन सी इमेज है बच्चों, वर्चुअल इमेज। सर वर्चुअल क्या होता है, हम तो भूल गए। वर्चुअल इमेज ऐसी इमेज होती है जिसमें रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रे मिलती नहीं है। इन्हें क्या करना पड़ता है, पीछे की तरफ एक्सटेंड। तो देखिए इसे क्या किया जा रहा है, पीछे की तरफ एक्सटेंड, और जब पीछे की तरफ एक्सटेंड करके जो इमेज फॉर्म होती है उसे कहते हैं वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो यहाँ पर सी क्या है, सारे पॉइंट लिख देता हूँ। सी जो है वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सर बिल्कुल, ये तो सारी चीज पता है। सी जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए थोड़ी सी कहानी में ट्विस्ट है, बता सकते हैं लाल वाली लाइन क्या है, तो आप कहेंगे लाल वाली लाइन नॉर्मल है। ए बी क्या है, रिफ्रैक्टेड है। ठीक है, तो इसी लाल वाली लाइन को आपने पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, और इसी काली वाली लाइन को आपने पीछे की तरफ एक्सटेंड किया। देखिए देखिए देखिए, ये लाल वाली लाइन थी और ये रही आपकी रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, तो आपने इस लाल वाली लाइन और इस रिफ्रैक्टेड रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल। सही है, इक्वल क्यों, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, ये भी तो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे है, तो ये नॉर्मल रिफ्रैक्टेड, वैसे ही लाल और काली वाली भी नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड है, तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो इक्वल होगा। हाँ सर बिल्कुल होगा। इस एंगल को हम क्या कह देते हैं, देखिए
ये जो एंगल होने वाला है इस एंगल को हम कह देते हैं एंगल आर। कह सकते हैं बच्चों? हाँ सर बिल्कुल कह सकते हैं। थोड़ा सा हौच पौच हो गया है, पर ये डायग्राम की खासियत है, इसमें हौच पौच होना लिखा है इसकी किस्मत में, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी किस्मत ये कहती है कि ये हौच पौच होगा तो होगा। और ये जो पूरा एंगल है जिसे मैं बना रहा हूँ, देखिए ये देखिए पूरा एंगल जो है ये रेड पेन से बन रहा है, ये एंगल जो था वो क्या था? आई था, एंगल ऑफ इंसिडेंस। उम्मीद करता हूं आपको ये डायग्राम दिख रहे होंगे, नहीं भी दिख रहे हैं तो आपको बनाते दिखा दिया है मैंने। एक बार आपको और समझना चाहिए ये कहानी क्या है। कहानी मैंने बहुत ही स्लो मोशन में सिखाई है, पर फिर भी आपको समझ नहीं आई हो तो सुन ले। देखिए ये वाली इंसिडेंट रे और ये क्या है? लाल वाला नॉर्मल है। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। ये बहुत ही छोटा सा आई आपको दिख रहा होगा, ये आई एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। हाँ सर बिल्कुल सही। इन्हें पीछे की तरफ एक्सटेंड किया तो ये एंगल आर, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा? आर ही होगा। हाँ सर ये भी बात सही है, ठीक है। तो चलिए बच्चों मान लेते हैं कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? N2 है। मैंने पिछली बार n शब्द लिया था इसलिए n ले लेते हैं। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? N1 है। तो यहां पर लिख देता हूं मैं N1 क्या है? तो N1 जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम, ठीक है, मीडियम 1, या फिर आप रेयरर मीडियम या क्या लिख सकते हैं? मीडियम 1। अब यहाँ पर एयर हमने सिर्फ समझने के लिए लिया है, हो जरूरी थोड़ी कि एयर ही हो, कोई सा और दूसरा भी मीडियम हो सकता है। N2 क्या है? तो N2 जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम है, और ये डेंसर मीडियम क्या है? मीडियम नंबर 2 है। ये मीडियम कुछ भी हो सकता है। तो उम्मीद करता हूं आपको डायग्राम क्लियर हुआ होगा। मैं यहां पर डायग्राम आपको समझा चुका हूं, इस बात का ध्यान रखिए। चलिए तो अब शुरू करते हैं, यहां पर डेरिवेशन शुरू करते हैं बिना देर किए। तो यहां पर डेरिवेशन के लिए मैं यहां पर लिखता हूं सबसे पहले बाय स्नेल्स लॉ। कौन सा लॉ बच्चों? स्नेल्स लॉ। सर स्नेल्स लॉ होता है n इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर। क्या ये आप जानते हैं? यहां पर n क्या है? n जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। सर किसका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। सही है। मैं यहां पर 1 n2 को क्या लिख सकता हूं? ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो इसे लिखते कैसे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। विथ रिस्पेक्ट टू क्या बच्चों? मीडियम 1 इक्वल्स टू कितना? साइन आई डिवाइड बाय साइन आर। क्लियर है? यहां पर हम अज्यूम कर लेते हैं, अजम्पशन ले लेते हैं कि अज्यूम आई एंड आर वेरी स्मॉल। हम यहां पर एक अजम्पशन ले लेते हैं कि आई और आर क्या है? बहुत ही छोटे। तो बच्चों बहुत छोटे हो तो साइन आई को नियर अबाउट आई लिख सकते हैं, और साइन आर को नियर अबाउट आप क्या लिख सकते हैं? आर। ये नियर अबाउट का साइन है, नियर अबाउट का साइन है आर। तो बच्चों क्या आ जाएगा? देयरफॉर n2 डिवाइड बाय n1 इक्वल्स टू आई अपॉन आर। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा? n2r इक्वल्स टू n1i। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं। अब मैं सर्चिंग करूंगा किसके लिए? r की वैल्यू और i की वैल्यू निकालने के लिए। क्या आपको R और I नजर आ रहा है डायग्राम में? तो आप कहेंगे हाँ सर नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है। I जो है ये बड़ा सा एंगल है और R जो है ये छोटा सा एंगल है। तो बच्चों आप डायग्राम में देखें I एंगल किसका हिस्सा है? तो आप कहेंगे I एंगल जो है वो है, देखिएगा I एंगल किसका हिस्सा है मैं यहां पर बताता हूं। ये I एंगल ये वाला है, ठीक है। आई एंगल किसका है? लाल और नीली वाली लाइन के बीच का एंगल है। आई एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बीच का होगा? सोचिए, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का। तो ये वाला एंगल है आई। देखिए पूरा वाला आई दिख रहा होगा आपको, आई एंगल। तो ये किसके बीच बन रहा है? ये बन रहा है ट्राइंगल में ओ ए सी के बीच। तो मैं आई निकालने के लिए ट्राइंगल यूज कर रहा हूं। कौन सा? इन ट्राइंगल ओ ए सी। सर वहां नहीं दिख रहा है तो मैं यहां बना के दिखाता हूं। देखिए ये रहा O, ये रहा A और ये रहा C, ठीक है। ये रहा OAC। अब एक काम करता हूं, मैं यहां पर 3 एंगल के नाम डाल देता हूं। यहां पर ऑब्जेक्ट के साथ बनने वाले एंगल को मैं नाम दे देता हूं अल्फा। इमेज के साथ जो एंगल बन रहा है उसे नाम दे देता हूं बीटा, दिख रहा होगा। और जो सेंटर के साथ एंगल बन रहा है उसे नाम दे देता हूं मैं गामा।
ठीक है। यहाँ पर ये आई अल्फा बीटा गामा आपको समझ आया होगा। थोड़ा सा और अच्छा बनाता हूँ जिससे डायग्राम अच्छा सुंदर दिखना चाहिए। तो ब्लू पेन का भी इस्तेमाल करके, तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला जिसे और ज़्यादा शेड नहीं कर रहा हूँ, तो ये वाला जो एंगल है इसे मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ कि ये वाला एंगल क्या है, बीटा। ऑब्जेक्ट एंगल बना रहा है अल्फा, इमेज जो एंगल बना रहा है वो बीटा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो एंगल बना रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ वो क्या है, गामा। तो देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो एंगल बना रहा है उसे हमने क्या नाम दिया है, अल्फा। और ये वाला जो एंगल है, अभी मैंने बात की, ये वाला एंगल जो है वो क्या है, आई एंगल है। क्या है बच्चों, आई एंगल है। और ये जो ए और सी, ये सी को आप एक्सटेंड करें तो ये वाला एंगल जो है गामा है। हाँ सर बिल्कुल सही है, ये बात तो आपने सही की। देखिए एक बार और देख लीजिए, ये अल्फा आपको दिख रहा होगा, अल्फा। ये वाला एंगल आई, ये भी दिख रहा होगा। और ए और सी के बीच जो एंगल बन रहा है वो क्या है, गामा है। तो बच्चों एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। सर कौन सी, हम तो भूल गए। एक्सटीरियर एंगल जो होता है ट्राइंगल का, एक्सटीरियर एंगल दिख रहा होगा। एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल होता है। तो गामा जो होगा किसके इक्वल होगा, अल्फा प्लस आई के। ये 9th क्लास की एक प्रॉपर्टी है, मैथ्स में यूज होती है कि जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो सम होगा किसका, टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल मतलब जो अंदर के हैं, वो भी अपोजिटली ये वाले एंगल को छोड़ के। तो कौन दोनों एंगल है वो, अल्फा प्लस आई। तो क्या मैं यहाँ से आई की वैल्यू निकाल सकता हूँ, हाँ सर निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, इस अल्फा को यहाँ ले जाए तो ये वैल्यू आई की निकल गई। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था हमारा मकसद जो है आई और आर की वैल्यू निकालना, मैंने आई की वैल्यू निकाल ली। अब मेरा मकसद जो है वो है आर की वैल्यू निकालना। तो आर की वैल्यू निकालने के लिए मुझे एक और ट्राइंगल लेना पड़ेगा। क्या आप उस ट्राइंगल का नाम बता सकते हैं, तो आप कहेंगे उस ट्राइंगल का नाम AIC है। एक बार चेक कीजिए क्या वो AIC है, तो आप कहेंगे हाँ सर AIC है। देखिए AIC, क्या आपको ये ब्लैक वाला दिख रहा है, ब्लैक वाला, देखिए ब्लैक वाला एंगल, ये ब्लैक वाला एंगल जो है किसके बीच बन रहा है, आई और आई वाली लाइन, देखिए आई वाली लाइन के बीच बन रहा है। तो वो ट्राइंगल कौन सा है, AIC। सर वो दिख नहीं रहा है तो मैं दिखा देता हूँ। वो ट्राइंगल जो है कुछ ऐसा है, ये आई, ए और ये रहा सी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आई जो एंगल बना रहा है अभी हमने बीटा लिया है, ए जो एंगल बना रहा है वो आर लिया है, और सी जो एंगल बना रहा है वो गामा लिया है। देख लीजिए क्या यही है, हाँ सर यही है, AIC। यहाँ पर देखिए ए जो है आर एंगल बना रहा है, आई जो है कौन सा एंगल बना रहा है, ये मैंने ऊपर मेंशन किया है बीटा, और सी जो एंगल बना रहा है वो क्या है, गामा। सर तो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगाएं तो गामा इक्वल्स टू क्या होगा, गामा इक्वल्स टू आर प्लस बीटा। क्या मैं यहाँ से आर की वैल्यू निकाल सकता हूँ, क्या होगी, गामा माइनस बीटा। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई, 3। अब जो R और I की वैल्यू निकली है इसे किस में डाल दूंगा, पुट कर दूंगा, किस में, इक्वेशन फर्स्ट में। तो क्या कर दूंगा, पुट वैल्यूज ऑफ I एंड R इन फर्स्ट। फर्स्ट क्या है बच्चों, तो फर्स्ट है N2R। अरे फर्स्ट क्या है बच्चों, N2R। N2R ये 2 है तो N2R। देखिए R मैं ये वैल्यू को कहाँ पुट कर रहा हूँ, यहाँ पे R की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है गामा माइनस बीटा। N1 इंटू आई, तो आप कहेंगे सर ये N1, और आई क्या है, आई क्या है, गामा माइनस अल्फा। तो आई जो है वो है गामा माइनस अल्फा। क्लियर है। अब बच्चों एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। सर हमें तो नहीं पता, आप तो सब सिखाइए। तो मैं सिखाता हूँ, हर चीज़ एक एक चीज़ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। क्या आपने इस फॉर्मूले को सुन रखा है अपनी लाइफ में, तो मैं कहूँगा सुना होगा बच्चों। कहाँ सुना है, 11th क्लास के मैथ्स में। और आप कभी बायो के स्टूडेंट हैं तो बच्चों बायो के स्टूडेंट को मैथ्स के फॉर्मूले याद करने होते हैं। तो एंगल इक्वल्स टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। तो कभी मैं गामा की वैल्यू निकालूं, देखिए आप गामा की वैल्यू, गामा एक एंगल है ना, एंगल। तो एंगल इक्वल्स टू क्या होता है, आर्क। तो आप कहेंगे ये एंगल है तो आर्क क्या होगी, AP, और रेडियस क्या होगी, PC। एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, तो आर्क होगी ये N2, आर्क की जगह मैं क्या रख दूंगा, AP, और रेडियस की जगह PC। ठीक है बच्चों, आप इसे नोट डाउन कीजिए। तो एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। अब बता बीटा की वैल्यू क्या होगी, तो बीटा एंगल ये वाला है, देखिए ये बीटा मैंने ऊपर मेंशन किया पर है तो ये वाला। तो एंगल इक्वल्स टू क्या होगा, आर्क अपॉन रेडियस। रेडियस क्या होगी, PI। बच्चों देखिए
एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, तो AP अपॉन में PI, तो AP अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों PI। अब कभी आप गामा की वैल्यू फिर से लिखे तो गामा की वैल्यू अभी निकाली थी, बोलो क्या है, गामा की वैल्यू है AP अपॉन में PC। अब अल्फा की वैल्यू बताना ना भूलें, AP कभी आप अल्फा की वैल्यू निकाले तो अल्फा तो ये वाला एंगल है, तो एंगल इक्वल्स टू आर्क AP अपॉन में रेडियस, और रेडियस क्या है PO। एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन में रेडियस, तो AP अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों PO। कभी आप ध्यान से देखें तो सब में से क्या कॉमन आ रहा है, सब में से कॉमन AP आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1 अपॉन PC माइनस 1 अपॉन PI। यहाँ से AP कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन PC माइनस 1 अपॉन PO। AP से AP कैंसल। अब बच्चों अब आ रही है आपकी घड़ी याद करने की, PC क्या है, तो आप कहेंगे सर PC, अच्छा PC क्या होता है, PC होता है पोल और सेंटर के बीच की दूरी, और पोल और सेंटर के बीच की दूरी क्या होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। पर लेफ्ट में होने की वजह से क्या आएगी बच्चों, -r। साइन कन्वेंशन भी यूज़ करना है लेफ्ट में बच्चों। लेफ्ट क्या होता है, साइन कन्वेंशन सिखा देता हूँ बच्चों। साइन कन्वेंशन ये कहता है, कभी आपने 10th 9th का मैथ्स पढ़ा हो तो कभी आप राइट में जाते हैं तो पॉजिटिव x एक्सिस मिलती है, और लेफ्ट में जाते हैं तो -x एक्सिस, ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव y एक्सिस और नीचे जाते हैं तो नेगेटिव y एक्सिस। तो पॉजिटिव x एक्सिस इधर की तरफ होगी पोल के राइट में, पर हम पोल के लेफ्ट में जा रहे हैं तो ये नेगेटिव x एक्सिस होने की वजह से रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम क्या लेंगे, -r। अब बच्चों बताओ, पोल और इमेज के बीच की दूरी, पोल और इमेज के बीच की दूरी को हम कहते हैं v, पर लेफ्ट में होने की वजह से -v। आप 10th क्लास पढ़ के आए हैं तो आपको याद होगा, यहाँ पर r रेडियस ऑफ कर्वेचर है, v जो है इमेज डिस्टेंस है, पर लेफ्ट में होने की वजह से क्या आएगी बच्चों, -v, ठीक है। और PC की वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले निकाली थी, PC है -r, वही है पोल और सेंटर के बीच की दूरी -r। अब PO क्या है, PO क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट PO क्या है, तो PO जो है वो है, देखिए यहाँ पे मैं जगह ढूंढ रहा हूँ इसलिए देर लग रही है। PO क्या है, पोल और ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी, तो पोल और ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी को हम क्या किससे डिनोट करेंगे, -u। सर माइनस क्यों, लेफ्ट में है, लेफ्ट में -u, u फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -u। तो बच्चों कभी आप ध्यान से देखें तो ये हो गया -1/r, ये हो गया माइनस प्लस, तो 1 अपॉन v, ये हो गया -1 अपॉन r और माइनस प्लस 1 अपॉन u, तो इसे n2 का अंदर मल्टीप्लाई करें तो -n2/r, कभी n2 का और मल्टीप्लाई करें तो n2 अपॉन v, n1 का अंदर मल्टीप्लाई करें तो -n1 अपॉन r, और प्लस ये माइनस प्लस हो चुका था तो n1 अपॉन में u। ठीक है, ये बात समझ में आई। लाइक टर्म्स को पास लिया है, सर कौन सी लाइक टर्म्स, r वाली टर्म को पास लिया है, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, n1 को पास ला रहा हूँ। किसे पास ला रहा हूँ मैं, n1 को। एक काम कर रहा हूँ मैं, n2 को उधर ले जाता हूँ, तो n2 उधर गया तो क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म उधर गई तो माइनस का n2 प्लस का n2/r, और पहले से ही यहाँ क्या चल रहा है, n1/r, पहले से ही क्या चल रहा है, n1/r माइनस का, और ये वाली टर्म मैंने यही लिख दी, देखिए n2/v को मैंने यही लिखा, और इस वाली टर्म को मैं लेफ्ट में लाया तो क्या हो जाएगा, माइनस का n1 अपॉन में u। ठीक है, माइनस का n1 अपॉन में u, तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला आ रहा है n2/v माइनस n1/u, और यहाँ से r एलसीएम ले लिया जाए तो n2 माइनस n1/r। दिस इज रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, दिस इज यही जो है जिसकी तलाश हम कर रहे थे। कौन सा फॉर्मूला है ये, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी, और हाँ कभी समझ नहीं आई तो ये वैसे भी बहुत बड़ा डेरिवेशन है, इसे एक बार और देखना होता है, एक बार में समझ में नहीं आता है तो एक बार और देखें और बातों को क्लियर करें। बच्चों यहाँ पे r क्या है, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ जिससे आपके नोट्स अच्छे से बने। तो r जो है वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर, v क्या है, तो v जो है इमेज डिस्टेंस है, और u क्या है, तो u जो है वो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो ये बात आपको मैंने सब कुछ मेंशन कर दी है, तो जल्दी से आप इसे नोट डाउन करें। अब हम रिफ्रैक्शन
थ्रू कॉनकेव सरफेस पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स सरफेस। कॉन्वेक्स सरफेस एग्जाम में कॉनकेव सरफेस या कॉन्वेक्स सरफेस कुछ भी आ सकता है, तो बच्चों इसे जल्दी से नोट डाउन करें। चलिए बच्चों, अब हम एक नया फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं, वो भी रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स सरफेस। अभी थोड़ी देर पहले हमने कॉनकेव सरफेस से रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला डिराइव किया था, इस बार हम कॉन्वेक्स सरफेस से रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। पहले हम डायग्राम बनाते हैं। बच्चों कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स का मतलब ऐसी सरफेस जिसका एक पार्ट जो है वो थोड़ा उभरा हुआ हो, बल्ज हो। बल्ज मतलब उभरा हुआ। तो यहाँ पर हम एक बना रहे हैं कॉन्वेक्स सरफेस। देखिए ये कॉन्वेक्स सरफेस आपको नज़र आ रही होगी, ये कॉन्वेक्स सरफेस है और ये कॉन्वेक्स सरफेस का आगे का हिस्सा है जिसे हमें ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंस नहीं देना है। तो ये जो सरफेस है वो क्या है, मान लीजिए ग्लास सरफेस है और ये किसकी तरह बिहेव कर रही है, डेंसर मीडियम। बच्चों आप ग्लास ना भी लिखे तो चल जाएगा, बस मैं ग्लास इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता चल जाए कि ग्लास एक डेंसर मीडियम है। क्योंकि न्यूमेरिकल या फिर कभी हम रियल लाइफ की बात करें तो रियल लाइफ में ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही ग्लास मीडियम में लाइट रे इंटर करें, ठीक है। तो यहाँ पर ग्लास है और ये जो है वो सभी की प्यारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। और यहाँ पर लेफ्ट में जो है कौन सा मीडियम है, एयर है, जो कि किसकी तरह बिहेव कर रहा है, रेयर मीडियम की तरह। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम मान लेते हैं N1 मान लेते हैं, दिख रहा होगा 1N1। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो N1 मान लेते हैं और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है हम मान लेते हैं कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, N2 है। क्लियर है। और हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देते हैं इस जगह पे। तो O जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब बच्चों बताओ, अब आपसे एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ, आपने कभी कॉनकेव सरफेस से रिफ्रैक्शन पढ़ा था? कॉनकेव सरफेस से रिफ्रैक्शन कभी आपने पढ़ा है तो आप जानते होंगे कि यहाँ पर कॉनकेव सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर जो था वो लेफ्ट में बन रहा था। पर देखिए सरफेस कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ की तरफ बनेगा बच्चों, राइट की तरफ। सर क्यों? क्योंकि देखिए ये स्फीयर से मिलके बना है, तो स्फीयर जो है वो इस तरफ होगा, इस तरफ होगा, तो इसका सेंटर भी कहाँ की तरफ होगा, राइट की तरफ। तो मान लीजिए इसका सेंटर जो है ये है, सी है, ठीक है। और सेंटर से जाने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं बच्चों, नॉर्मल कहते हैं। ये आपको बात पता है सर? पता है सर, पिछली बार भी आपने बताई थी। तो ये वाली लाइन जो है, रेड वाली जो है वो नॉर्मल है। क्या है बच्चों, नॉर्मल है। अब लाइट रे जो है वो जा रही है कहाँ से कहाँ, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम। तो देखिए रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम, तो मैं यहाँ पर मेंशन करते जाता हूँ जो कि पिछली बार भी किया था मैंने। तो ओ जो है यहाँ पर फिर से क्या है, ऑब्जेक्ट है। ओ जो है ऑब्जेक्ट है और ओ ए क्या है, तो ओ ए जो है वो इंसिडेंट रे है। सर बिल्कुल सही, ओ ए इंसिडेंट रे। और कभी मैं इसे सी एक्स नाम दूँ तो सी एक्स जो है वो क्या है, नॉर्मल है, नॉर्मल है। N1 क्या है, तो N1 जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 है जो कि लेफ्ट में रखा हुआ है। और N2 जो है वो क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 है जो कि राइट में रखा है। और अभी फिलहाल के लिए मैंने एयर और ग्लास भी नाम दे दिया है। चलिए, तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या होगा, तो और C क्या है, O ऑब्जेक्ट है, तो C जो है वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये भी आपको पता चल चुका था, हाँ सर ये तो पता है, ठीक है। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, लाइट रे कहाँ से कहाँ इंटर कर रही है? तो आप कहेंगे सर लाइट रे रेयरर मीडियम से कहाँ की तरफ घुस रही है, डेंसर मीडियम की तरफ। तो एक कंसेप्ट आपको पहले से पता होना चाहिए, जब भी लाइट रे रेयरर से डेंसर में जाती है तो जाना तो सीधा चाहिए था, पर ये क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है टूवर्ड्स नॉर्मल। तो ये कहाँ की तरफ बैंड होगी बच्चों, नॉर्मल की तरफ। सर इधर क्यों बैंड हुई है, क्योंकि आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि जब भी लाइट रे, व्हेनेवर लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, इट बैंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। कहाँ की तरफ बैंड होगी बच्चों, नॉर्मल की तरफ बैंड होगी। तो यहाँ पर देखिए लाइट रे बैंड हो गई, ये लाइट रे बैंड हो गई, ठीक है, लाइट रे बैंड हो गई। सर किस तरफ बैंड हुई, इसको थोड़ा सा, इसकी ज़रूरत नहीं है पर फिर भी ये देखिए बना दिया। तो लाइट रे जो है बैंड हो गई, कहाँ की तरफ, इस तरफ हो गई। इमेज फॉर्मेशन के लिए कम से कम 2 लाइट रे चाहिए। एक मिनट रुकिए, थोड़ा सुंदर बना दूँ। ये आई अभी नहीं देता हूँ मैं,
हाँ तो बेटा यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा था कि जब भी लाइट रे रेयर से डेंसर में जाती है तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, और इमेज फॉर्मेशन के लिए दो लाइट रे चाहिए। तो एक लाइट रे आपने यहाँ से गुजार दी और दूसरी लाइट रे आपने कहाँ से पास की, पोल से, और जो लाइट रे पोल से पास करते हैं वो बिना डेविएट हुए सीधी निकल जाती है। तो ये दोनों लाइट रे कहाँ जाके मिल रही है, तो यहाँ जाके मिल रही है। तो यहाँ पर आई क्या है, इमेज फॉर्म हो गई। पर बच्चों बताओ, पिछली बार जो इमेज बनी थी वो क्या बनी थी, वर्चुअल, पर इस बार जो इमेज बनी है वो क्या बनी है, रियल इमेज। बहुत से बच्चे मुझसे पूछते हैं कि रियल क्या होता है, तो रियल का मतलब होता है जो लाइट रे रिफ्रैक्शन के बाद एक्चुअल में मीट हो, एक्चुअल में देखिए मीट हो रही है, तो वो इमेज हमेशा क्या होती है, रियल इमेज होती है। कौन सी इमेज होती है बच्चों, रियल इमेज। ठीक है, यहाँ पर आपको थोड़ा साफ सुथरा दिखना चाहिए क्योंकि यही इसका मेन पार्ट है। चलिए, तो अब यहाँ पर ये बात समझ में आ गई कि ओ ऑब्जेक्ट है, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर है, आई जो है वो क्या है, रियल इमेज। पिछली बार वर्चुअल इमेज बनी थी, इस बार रियल इमेज। अब मैं आपसे पूछता हूँ एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, तो आप कहेंगे सर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो ये वाला होगा। सर क्यों, क्योंकि ओ ए इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये आई जो है जिसे मैं शेड कर रहा हूँ, देखिए देखिए बहुत अच्छे से शेड कर रहा हूँ, अब ये साफ साफ दिख रहा है। तो ये जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ठीक है बच्चों, ये देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस है। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के लिए पहले आपको एआई के बारे में पता होना चाहिए कि एआई क्या है। तो एआई जो है वो है रिफ्रैक्टेड रे, एआई जो है वो क्या है, रिफ्रैक्टेड रे। तो बच्चों रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है, जिसे मैं ये देखिए शेड करने वाला हूँ, अच्छा खासा शेड कर रहा हूँ मैं, तो आपको क्लियर बनेगा कि हाँ ये वाला जो बड़ा सा एंगल बन रहा है वो क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसे मैं आर से डिनोट कर रहा हूँ। किससे बच्चों, आर से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आई और आर की कहानी होगी। और पिछली बार याद कीजिए ऑब्जेक्ट के साथ एंगल जो है अल्फा लिया था, इमेज के साथ एंगल मैंने बीटा लिया था, तो अभी भी बीटा ले रहा हूँ, और सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ एंगल क्या ले लूँ मैं, गामा। ठीक है, यहाँ पर ये तीन एंगल, इन्हें भी शेड कर देता हूँ जिससे साफ साफ दिखाई दे, क्योंकि कन्फ्यूज़न होता है तो ये शेडिंग आपको काम आती है। तो ये वाला इमेज का एंगल है गामा। ठीक है बच्चों, ये जो एंगल है वो है गामा, और ये जो एंगल है ये क्या है, बीटा है। ये वाला जो एंगल है बीटा है। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं कहानी। अल्फा बीटा गामा एंगल, सारे एंगल पता चल गए, तो शुरू करते हैं कहानी। कहाँ से शुरू होगी बच्चों, बाय स्नेल्स लॉ से। ठीक है, ब्लैक पेन से हम डेरिवेशन करते हैं। तो बाय कौन सा लॉ बच्चों, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ तो आपको पता होगा, n इक्वल्स टू साइन आई डिवाइड बाय साइन आर। ये n क्या होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 इक्वल्स टू क्या बच्चों, इक्वल्स टू साइन आई अपॉन में साइन आर। हम यहाँ पर एक अजम्पशन करते हैं, क्या, अज्यूम आई एंड आर वेरी स्मॉल, जो कि थोड़ी देर पहले भी किया था। अब बहुत ही छोटे हैं, तो मैं आई साइन आई को नियर अबाउट क्या लिख दूंगा, आई लिख दूंगा, और साइन आर को नियर अबाउट क्या लिख दूंगा बच्चों, आर लिख दूंगा। तो क्या बन जाएगा, n2 बाय n1 इक्वल्स टू आई बाय आर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा, n2r इक्वल्स टू n1i। यहाँ पर मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ और से इक्वेशन नंबर क्या दे देता हूँ बच्चों, 1 दे देता हूँ। अब मेरा उद्देश्य, जीवन का मेरा उद्देश्य क्या है, i और r की वैल्यू को निकालना। अब मेरे जीवन के उद्देश्य के लिए मुझे i और r को सर्च करना होगा। अब आप बता सकते हैं i और r कहाँ है, तो आप कहेंगे सर i दिख गया, ये i है। ये कहाँ नज़र आ रहा है, तो आप कहेंगे ये i नज़र आ रहा है a में, o में, c में। सर कहाँ, मुझे तो दिख ही नहीं रहा है, मैं दिखाता हूँ। देखिए इन ट्राइंगल ए ओ सी मैं बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पर भी देखिएगा, ऊपर भी देखते जाइएगा। तो ये ए ओ और ये वाला सी, ठीक है, ये ए ओ सी। तो आप कहेंगे सर ओ वाला एंगल तो अल्फा है, देखिए ओ वाला एंगल अल्फा है, सी वाला एंगल जो है वो गामा है। हाँ सर गामा है। सर पर जिसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आई, वो तो नज़र नहीं आ रहा है। तो मैं कहूँगा कभी आप ध्यान से देखें ये सी वाली लाइन को, सी वाली लाइन को, तो सी वाली लाइन को कभी हम आगे की तरफ एक्सटेंड करें तो ये वाला एंगल आई है। देख लीजिए, आप देख लीजिए, ये दोनों डायग्राम सेम ही है। देखिए ए
ओ सी, ओ तो अल्फा हो गया, सी जो हो गया गामा हो गया, और इस सी ए वाली लाइन को एक्सटेंड किया तो ही तो आई मिला। अब आप बता सकते हैं आई क्या है, तो आप कहेंगे कि सर आई जो है एक्सटीरियर एंगल है। आई क्या है बच्चों? एक्सटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो आई किसके इक्वल होगा? अल्फा प्लस गामा के। हमारे पास आई की वैल्यू निकल गई है, आई की वैल्यू निकल गई है। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? आई की वैल्यू मिल चुकी है, अब मुझे आर की वैल्यू चाहिए। तो मैं आर की वैल्यू के लिए आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या आपको AIC ट्राइंगल नज़र आ रहा है? तो आप कहेंगे हाँ सर दिख रहा है, आपने बोला वैसे ही देखने लगे हम। AIC वहाँ पे मैं बनाता हूँ, फिर आपसे पूछूंगा कि AIC आपको और अच्छे से नज़र आया कि नहीं आया। ये रहा AI और ये रहा C, ठीक है। ये आई को थोड़ा सा ऐसा बना देता हूँ, AIC। यहाँ पर कभी आप देखें AIC नज़र आ रहा होगा, ये वाला एंगल जो है वो है R है, ये वाला एंगल बीटा है, और कभी इसे एक्सटेंड करें तो ये वाला एंगल गामा है। देख लीजिए, कुछ मैंने गलत किया हो तो मुझे बताएं, रोके टोके जो करना है करें। AIC ये बीटा एंगल, देखिए बीटा, और जो गामा जो है वो एक्सटीरियर में है, और R जो है वो अंदर है, AIC के अंदर है R, ठीक है। ये आर एंगल ये वाला है, ब्लू वाला। तो क्या मैं यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ? बोलो क्या? गामा इक्वल्स टू आर प्लस बीटा, ठीक है। मुझे तो आर की वैल्यू चाहिए, तो आर की वैल्यू निकालने के लिए बीटा को इस तरफ ले जाओ, तो क्या हो जाएगा? गामा माइनस बीटा। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई? 3 होगी। आई और आर की वैल्यू निकल गई। इस आई और आर की वैल्यू को, ये आई और आर की वैल्यू को किस में डाल दूं? इक्वेशन 1 में। तो मैं क्या लिखने जा रहा हूं? ब्लू पेन से लिखता हूं, पुट वैल्यू ऑफ आई एंड आर इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूं। सर इक्वेशन 1 क्या है? N2R। देख लीजिए बच्चों क्या है? N2, ये 2, पिछली बार भी 2 पर ही गड़बड़ हुई थी, यहीं पर टाइम वेस्ट किया था मैंने। N2 और ये जो है R, देखिए N2R। R की वैल्यू कितनी है? तो आप कहेंगे R की वैल्यू है गामा माइनस बीटा। और I की वैल्यू क्या है? तो I की वैल्यू N1 इंटू आई। आई जो है वो है अल्फा प्लस गामा। कभी आपको मैंने लास्ट लेक्चर, अभी लास्ट आपने देखा होगा, मैंने आपको इस गामा की वैल्यू निकालना सिखाई थी। तो बच्चों बता सकते हो गामा की वैल्यू, एंगल की वैल्यू कैसे निकलती है? तो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला भी लिखा था, बता सकते हैं? एंगल इक्वल्स टू, हाँ बच्चों मुझे आवाज आ गई, एंगल इक्वल्स टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो गामा की वैल्यू निकालने के लिए, गामा तो एंगल है, ठीक है, गामा जो है एंगल है, तो एंगल इक्वल्स टू आर्क, आर्क क्या है? AP अपॉन में रेडियस PC। तो AP अपॉन में PC। और बीटा क्या है? तो बीटा भी एंगल है, तो एंगल इक्वल्स टू आर्क AP अपॉन में रेडियस PI। तो AP अपॉन में रेडियस क्या होती है? PI। फिर आप अल्फा की वैल्यू निकालें, तो अल्फा क्या है? एंगल, तो एंगल इक्वल्स टू आर्क, आर्क फिर से हम क्या लेंगे? AP लेंगे। तो आप कहेंगे सर ये तो आर्क अब उल्टी हो गई है। तो बच्चों हम यहाँ पर यही एक अजम्पशन लेते हैं कि ये जो अपर्चर है वो बहुत ही स्मॉल है। अपर्चर स्मॉल होने की वजह से ये आर्क इसके लिए भी सीधी है और उसके लिए भी सीधी है, मतलब गामा और बीटा एंगल के लिए भी सीधी होगी और अल्फा के लिए भी सीधी ही होगी। देखिए सीधी सी बात। कभी आप आर्क को बड़ा ले लें तो इधर से तो आर्क इस तरह की है और इधर से आर्क थोड़ी उल्टी हो जाएगी, पर कभी आप इसका कर्वेचर बहुत ही छोटा लें तो दोनों के लिए, दोनों तरफ से आर्क जो होगी वो क्या बनेगी? सेम बनेगी। तो हम यहाँ पर एक अजम्पशन लेके चलते हैं, हर चीज़ अजम्पशन पर ही आधारित है, तभी हम डेरिवेशन कर पाते हैं। तो बच्चों अल्फा क्या है? तो आर्क अपॉन में रेडियस, तो AP अपॉन में PO, AP अपॉन में PO। और यहाँ पर मैं गामा की वैल्यू लिखता हूँ जो कि पहले से मेरे पास है, AP अपॉन में PC। सर कहाँ है? ये रही गामा की वैल्यू, वहाँ कहाँ देखे? बार बार याद कीजिए, AP से AP कैंसिल हुआ था सर, कैसे हुआ था हम भूल गए। AP कॉमन लो, AP कॉमन लो तो अंदर बचेगा 1 अपॉन PC माइनस 1 अपॉन PI। यहाँ से भी AP कॉमन लो तो अंदर बचेगा 1 अपॉन PO प्लस 1 अपॉन में PC। AP से AP कैंसिल। अब बच्चों पूछता हूँ मैं, पूछता है भारत, पूछो PC क्या है? तो आप कहेंगे PC जो है पोल से सेंटर के बीच की दूरी है और राइट में होने की वजह से प्लस R से प्लस R। क्यों? कभी आप पोल से राइट की तरफ जाते हैं तो प्लस लेते हैं साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, और पोल से इमेज के बीच की दूरी प्लस V।
और पोल से ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी, तो पोल से ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी माइनस यू। सर ये माइनस क्यों? क्योंकि आप पोल से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं। कहाँ की तरफ जा रहे हैं बच्चों? लेफ्ट की तरफ। तो थोड़ा सा सुंदरता आपको मेंटेन करनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं पीसी की वैल्यू रख देता हूँ, तो पीसी की वैल्यू तो प्लस आर है, पीआई की वैल्यू प्लस वी है, पीओ की वैल्यू जो है माइनस यू है। देख लीजिए, अब मैं नहीं देख रहा हूँ राइट में, पीसी की वैल्यू 1/r है, अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो n2/r हो गया, और ये जो होगा वो होगा n2/v होगा। यहाँ पर मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस का n1/u होगा, और ये जो होगा n1/r होगा। इस n1/r को लेफ्ट में लाएं तो n2/r माइनस n1/r, मैंने किससे इधर लाया हूँ? n1/r को लाया हूँ, और यहाँ पर इस वाले टर्म को मैं राइट में भेज रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा? n2/v होगा माइनस n1/u होगा। यहाँ से मैं r एलसीएम ले लेता हूँ, तो n2 माइनस n1/r, और यहाँ से n2/v माइनस n1/u। ये जो है वो क्या है बच्चों? रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। क्या है बच्चों? रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। अब आप कहेंगे सर यही आंसर कॉनकेव सरफेस में भी था, और यही आंसर क्या है? कॉन्वेक्स सरफेस के लिए भी है। मतलब सरफेस चाहे कोई भी हो, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला चेंज नहीं होता। ये बात दिमाग में बिठा ले। क्या बिठा ले? रिफ्रैक्शन फॉर्मूला इज सेम फॉर कॉनकेव सरफेस एंड कॉन्वेक्स सरफेस। चाहे सरफेस कैसी भी हो, फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ करता। आप चेक कीजिए, कभी आपने इसे लिखा हो या फिर वीडियो को पीछे देखें तो आप कहेंगे यही वाला फॉर्मूला लिखा था, फॉर्मूले में चेंज नहीं आता। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, नोट डाल देता हूँ, क्योंकि मुझे आप पर विश्वास नहीं है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, नोट डाल के लिख देता हूं कि रिफ्रैक्शन फॉर्मूला इज सेम फॉर कॉनकेव एज वेल एज फॉर कॉन्वेक्स सरफेस। याद रखिएगा, कॉनकेव और कॉन्वेक्स सरफेस दोनों के लिए ये फॉर्मूला सेम होता है, बस डेरिवेशन अलग है। दोनों का डेरिवेशन अलग है। एग्जाम में दोनों में से कोई सा भी एक आ सकता है, पर डेरिवेशन अलग है, पर फॉर्मूला आंसर जो आने वाला है वो सेम ही आएगा। बच्चों इस फॉर्मूले को याद कर ले, इस पर हम न्यूमेरिकल भी करेंगे, और एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लेंस फॉर्मूला को भी पढ़ेंगे। किसे भी पढ़ेंगे बच्चों? लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला नहीं, लेंस मेकर फॉर्मूले को भी पढ़ेंगे। तो जल्दी से इसे नोट डाउन करें। चलिए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं? लेंस मेकर्स फॉर्मूला। बच्चों ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए मैंने इस पर आईएमपी लिखा हुआ है और स्टार्स भी लगाए हुए हैं, और स्टार्स आपको नहीं दिख रहे हो तो मैं नीचे भी स्टार्स लगा देता हूं। ये 5 स्टार, 10 स्टार, 15 स्टार, जितने लगाने हैं लगा लीजिए, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही आईएमपी है। ठीक है, तो हम पढ़ने जा रहे हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला। यहां पर लोग कंफ्यूज होते हैं लेंस फॉर्मूला से। आपने क्लास 10th में लेंस फॉर्मूला पढ़ा था, आपने क्लास 10th में लेंस फॉर्मूला पढ़ा था, और क्लास 12th में हम नया टॉपिक पढ़ रहे हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला एंड लेंस मेकर्स फॉर्मूला दो अलग अलग फॉर्मूले हैं। यहां पर ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो याद रखिए ये फॉर्मूला लेंस फॉर्मूला नहीं है, लेंस मेकर्स फॉर्मूला है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, मैं आपको चेतावनी दे चुका हूं। चलिए, तो लेंस मेकर्स फॉर्मूले के लिए हम यहां पर देखिए एक डायग्राम बनाने जा रहे हैं। तो देखिएगा, ये एक आपको दिख रहा होगा, लेंस हमेशा दो स्फेरिकल सरफेस से मिलकर बनता है। तो मान लीजिए ये फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस है x p1y, p1 इसका क्या है? पोल है। और एक और स्फेरिकल सरफेस है जिसे मैं रेड पेन से बना रहा हूं। तो देखिए ये एक और स्फेरिकल सरफेस है x p2y। ठीक है, तो यहां पर मैं मेंशन करते जाता हूं x p1y क्या है। तो x p1y जो है वो एक कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है। क्या है बच्चों? कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है, जो कि कहां पर है? लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा। और x p2y जिसे मैं रेड पेन से बनाया है, तो लिख भी रेड पेन से लिख देता हूं, ये भी कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है, पर है कहां पर? राइट साइड में। तो कॉन्वेक्स
स्फेरिकल सरफेस ज़रूर है, पर कहाँ पर है? राइट साइड। ठीक है, तो राइट साइड में है। और यहाँ पर मैं ब्लैक पेन से बना देता हूँ कि ये जो है वो है प्रिंसिपल एक्सिस। दिख रही होगी प्रिंसिपल एक्सिस आपको, ब्लैक वाली जो है प्रिंसिपल एक्सिस है। और यहाँ पर लेफ्ट में मैं एक ऑब्जेक्ट रख देता हूँ। देखिए ओ, देखिएगा डायग्राम इंपॉर्टेंट है, डायग्राम। ओ यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट है। ओ क्या है बच्चों? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है? तो आप कहेंगे ऑब्जेक्ट जो है रेयर मीडियम में रखा हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर एयर लिख देते हैं। यहाँ पर ये क्या है? ये एक लेंस है। लेंस है जो कि किससे मिलके बना हुआ है? दो स्फेरिकल सरफेस से मिलके बना हुआ है। तो इनके बीच जो मीडियम है वो क्या होगा? डेंसर मीडियम होगा। मान लीजिए ये जो लेंस बना हुआ है किसका बना हुआ है? ग्लास का बना हुआ है। और राइट साइड में फिर से आपको एक और मीडियम नजर आ रहा है। ये मीडियम जो है रेयर मीडियम है। मतलब लेंस में लाइट रे दो बार रिफ्लेक्ट करती है। सर कैसे? लाइट रे ऑब्जेक्ट से निकलेगी तो रेयर से कहाँ इंटर करेगी? डेंसर में। और फिर डेंसर से वापस कहाँ जाएगी? रेयर में। तो बच्चों लेंस में रिफ्लेक्शन एक बार नहीं होता, दो बार होता है। देखिए रेयर टू डेंसर एंड डेंसर टू रेयर। तो ये बात आपको पता नहीं होगी तो सुन लीजिए, यहाँ पर रिफ्लेक्शन दो बार होगा, रेयर टू डेंसर एंड डेंसर टू रेयर। तो रिफ्लेक्शन दो बार होने वाला है। किसके थ्रू? एक तो ब्लू वाली सरफेस के थ्रू और एक किसके थ्रू बच्चों? रेड वाली सरफेस के थ्रू। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए लाइट रे इंटर कर रही है। लाइट रे बताए सबसे पहले कहाँ इंटर करेगी? तो आप कहेंगे लाइट रे जो है इंटर कर रही है किसमें? XP1Y सरफेस में। तो OA जो होगी वो क्या होगी? इंसिडेंट रे होगी। OA क्या होगी बच्चों? इंसिडेंट रे होगी। सर इंसिडेंट रे किस पर पड़ रही है? तो इंसिडेंट रे फॉर XP1Y सरफेस। XP1Y सरफेस। यहां पर बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होने वाला है, इसलिए मैं बहुत ही स्लो चल रहा हूं। ठीक है, अभी देखिए, अभी सिर्फ लाइट रे ब्लू वाली सरफेस पे इंटर हुई है। तो आपको याद होगा कंसेप्ट ये कहता है कि जब भी लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो इसे जाना सीधा चाहिए था, पर ये हो जाती है बैंड। क्या हो जाती है बच्चों? बैंड। सर किधर की तरफ बैंड होती है? टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो आपको इसका नॉर्मल बनाना जरूरी होगा। तो ये ब्लू वाली सरफेस जो है, देखिए ब्लू वाली स्फेरिकल सरफेस इस स्फीयर का हिस्सा होगी। ब्लू वाली सरफेस, अभी रेड का काम ही नहीं है, रेड को देखो ही मत। क्यों मत देखो? क्योंकि लाइट रे जो है इंटर कर रही है XP1Y सरफेस पे। तो XP1Y सरफेस का स्फीयर राइट में होगा, राइट में होगा, राइट में होगा। और राइट में होने की वजह से इसका सेंटर भी कहाँ पर होगा? राइट में होगा कि नहीं होगा? और सेंटर से जाने वाली लाइट रे को हम नॉर्मल कहते हैं। तो ये सेंटर से जाने वाली लाइट रे, सेंटर से जाने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं बच्चों? नॉर्मल कहते हैं। ये पता होगा। अब देखिए नियम क्या कहता है। नियम ये कहता है कि जब लाइट रे रेयर से डेंसर में इंटर करेगी तो सीधी नहीं जाएगी, बेंड हो जाएगी। सर कहाँ की तरफ बेंड होगी? टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। तो देखिए इसे जाना सीधा चाहिए था, सीधा चाहिए था, सीधा चाहिए था, पर ये क्या हो जाएगी? बेंड हो जाएगी। कहाँ की तरफ? नॉर्मल की तरफ। तो ये बेंड हो गई कहाँ की तरफ बच्चों? नॉर्मल की तरफ। ये देखिए ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। अब इमेज फॉर्मेशन के लिए दो लाइट रे चाहिए। तो पहली लाइट रे तो चली गई और दूसरी लाइट रे आपने पोल से पास कर दी। जैसी लाइट रे आपने पोल से पास की तो यहाँ पर दोनों लाइट रे मिलेगी बच्चों, मिलेगी और मिलके इमेज बनाएगी इस जगह पर। सर तो I1 क्या है? I1 इमेज है। सर I1 क्या है बच्चों? तो I1 जो है वो एक रियल इमेज है। I1 क्या है बच्चों? रियल इमेज है। सर किसके लिए? किसके लिए? फॉर XP1Y सरफेस। ठीक है, ये कौन सी सरफेस के लिए है बच्चों? XP1Y सरफेस। सर रेड वाले का काम तो अभी किया ही नहीं आपने। तो देखिए मैंने अभी रेड वाले की बात ही नहीं की है। क्यों नहीं की है पता है? क्योंकि रिफ्रैक्शन एक बार नहीं हो रहा है। कितनी बार होगा? दो बार होगा। तो पहली बार रिफ्रैक्शन जो है XP1Y सरफेस के थ्रू हुआ। तो अभी कहानी सिर्फ XP1Y सरफेस की चल रही है। XP2Y तो नाम ही मत लो, अभी आप नाम ही मत लो बच्चों। तो बच्चों ये वाली जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट से पोल तक के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और पोल से
इमेज तक के बीच की डिस्टेंस को हम कहते हैं इमेज डिस्टेंस। तो v1 क्या है, इमेज डिस्टेंस है। तो u क्या था, पहले u को लिख लेते हैं। तो u जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर कौन सी सरफेस, xp1y सरफेस। और v1 क्या है, तो v1 जो है वो क्या है, इमेज डिस्टेंस। v1 क्या है बच्चों, इमेज डिस्टेंस है किसके लिए, xp1y सरफेस के लिए, ठीक है, सरफेस के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको नीचे का दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है वैसे तो आपको ये दिख रहा होगा। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, नीचे की एक भी लाइन कटनी नहीं चाहिए, ठीक है, आपको दिख रहा है। तो बच्चों यहाँ पर एक बात आप ध्यान रखें, ये चीज़ को मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ, ये यहाँ पे ब्रैकेट लगा देता हूँ। अभी सिर्फ आपने किसकी बात की है, xp1y सरफेस की। किसकी बच्चों, xp1y की। तो देखिए लाइट रे रेयर से कहाँ इंटर कर रही है, डेंसर में, तो ये बेंड हो गई कहाँ की तरफ, टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो I1 क्या है, इमेज फॉर्म्ड बाय xp1y सरफेस। और O क्या है, तो O जो है ऑब्जेक्ट है। तो हम यहाँ पर क्या लगाने जा रहे हैं, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, जो कि अभी लास्ट थोड़ी देर पहले 10 मिनट पहले मैंने पढ़ाया था। तो यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, हेडिंग डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू xp1y सरफेस। सही है। तो यहाँ पर हमने रिफ्रैक्शन थ्रू क्या पढ़ लिया है, पढ़ रहे हैं xp1y सरफेस। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा रहे हैं कौन सा, बाय रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। क्या लगा रहे हैं बच्चों, बाय रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। आप बता सकते हैं रिफ्रैक्शन फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे सर रिफ्रैक्शन फॉर्मूला आपने पढ़ाया था n2 - n1 अपॉन में r। याद कीजिए n2 - n1 अपॉन में r। मैं इस r को क्या लिख देता हूँ, पूरा लिख देता हूँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर था r का मतलब, याद कीजिए, इक्वल्स जो बताइए क्या था, n2 अपॉन में v था। फॉर्मूला आपके पास अभी भी होगा, आपने अभी लिखा हो तो। v जो है यहाँ पर, v जो है वो क्या है, इमेज डिस्टेंस है। हाँ सर ये भी बात सही है। और n1 अपॉन में क्या आएगा बच्चों, u था। और u क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। u जो होगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो बच्चों यहाँ पर सारी वैल्यू को पुट कर दें, सारी वैल्यू को पुट कर दें। तो सारी वैल्यू को पुट करते हैं तो ये आएगा, हाँ ये बताना भूल गया मैं, चलो बता देता हूँ, अभी भी कोई देर नहीं हुई है। इस रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, इस रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, पर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, n2 है। और हमने क्या मान लिया कि r1 जो है वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर xp1y, ठीक है। हमने मान लिया कि r1 जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर है, दो सरफेस है तो फर्स्ट सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 मान लिया। और बच्चों बताओ अभी xp1y सरफेस के लिए इमेज डिस्टेंस कितनी है, देखिए इमेज डिस्टेंस कितनी है, v1 है, तो इमेज डिस्टेंस की जगह लिख दिया v1। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है, लिख दिया u, ठीक है। और इसे मैंने चुपके से इक्वेशन नंबर क्या दे दिया, 1 दे दिया बच्चों, 1 दे दिया। कोई दिक्कत हो तो बताएं। अब यहां पर पूरी कहानी किसकी खत्म, किसकी, xp1y सरफेस की। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। देखिए मैं एक बार और क्लिक करता हूं आपके दिमाग में, लाइट रे यहां से रियल, ये लाइट रे निकल रही है रेयर टू डेंसर, तो ये बेंड हो गई कहां की तरफ, टुवर्ड्स द नॉर्मल। बेंड हो गई बच्चों, कहां की तरफ बेंड हुई, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई। आपको दिख रहा होगा ये चीज बहुत गंदी होती है, ठीक है। ये बेंड हो गई कहाँ की तरफ, टुवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ। तो O क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया xp1y सरफेस के लिए। I1 क्या हो गया, इमेज हो गई, रियल इमेज हो गई किसके लिए, xp1y सरफेस के लिए। तो ये डिस्टेंस क्या होगी, इमेज डिस्टेंस, और ये क्या होगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो कि आपके सामने दिख रहे, ठीक है। अब हम इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन थ्रू। इंपॉर्टेंट क्या, ये पूरा ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो इस बार हम पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन थ्रू कौन सी सरफेस बच्चों, xp2y सरफेस। अब xp2y सरफेस के लिए हम पढ़ रहे हैं। तो अब ब्लू लाइन को भूल जाओ, ब्लू देखो ही मत, ब्लू को देखो ही मत। अब सिर्फ किसको देखो, रेड को। किसको देखोगे बच्चों, रेड को। मैं आपसे बोल रहा हूँ ब्लू को भूल जाओ ना, प्लीज भूल जाओ। अब सिर्फ किसको देखो, रेड को। तो देखिए आप कहेंगे कि ये रेड है,
ठीक है, ये रेड वाली दूसरी सरफेस है। अब दूसरी सरफेस का बच्चों बताओ स्फीयर कहाँ होगा, तो आप कहेंगे सर दूसरी सरफेस का स्फीयर लेफ्ट में होगा। होगा कि नहीं होगा? दूसरी सरफेस का स्फीयर लेफ्ट में होगा सर। स्फीयर लेफ्ट में होगा तो इसका सेंटर जो होगा वो भी लेफ्ट में होगा। होगा सर, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पर C1 C2 भी क्लियर होना चाहिए। तो ये जो C2 जो है वो क्या है? C2 जो है वो सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर सेकेंड सरफेस। तो ये C से जाने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ, ये हो गया C1 जो हो गया वो क्या होगा? सेंटर फॉर P1Y सरफेस। और C2 जो हो गया वो क्या हो गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैं ऊपर कर्वेचर लिखना भूल गया पर यहां पर मैं याद कर रहा हूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर कौन सी सरफेस बच्चों? P2Y सरफेस। कौन सी सरफेस बच्चों? P2Y सरफेस के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा था ब्लू वाले को भूल जाओ भी फिलहाल डायग्राम में, सिर्फ रेड वाले को याद करें। तो ये देखिए, रेड वाला का स्फीयर लेफ्ट में बनेगा तो उसका सेंटर भी क्या होगा? लेफ्ट में। और इससे जाने वाली लाइन क्या होगी? नॉर्मल होगी। होगी कि नहीं होगी? अब बच्चों बताओ P2Y सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कौन होगा? तो यहां पर बता दूं, I1 के बारे में आप सोचिए। इस डायग्राम में I1 क्या है? I1 क्या है? तो आप कहेंगे सर I1 ये लिखा। I1 जो है रियल ऑब्जेक्ट है, किसके लिए? P1Y सरफेस के लिए। रियल इमेज। I1 क्या है? रियल इमेज है। पर I1 जो होगा वो क्या होगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा किसके लिए? फॉर P2Y सरफेस। किसके लिए बच्चों? वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा किसके लिए? P2Y सरफेस के लिए। देखिए, अब ये आप कहेंगे सर क्यों, ये बात तो क्लियर नहीं हुई। तो मैं आपको समझाने के लिए एग्जांपल देना चाहता हूँ। बच्चों, कभी आप बालों की कटिंग करवाने गए हो, लड़का हो या लड़की, आप कटिंग तो करवाते ही होंगे कहीं ना कहीं, ब्यूटी पार्लर में या फिर कहीं भी। तो आप कभी कटिंग करवाने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि सामने भी मिरर रखा होता है। देखिए, मैं एक एग्जांपल सिर्फ समझाने के लिए दे रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपको कहानी क्लियर हो। देखिए, मैं चेयर पे बैठा हूँ, मान लीजिए मैं ही हूँ, मैं चेयर पे बैठा हूँ, सामने एक मिरर है और पीछे भी मिरर है। तो आप बता सकते हैं मैं कौन हूँ? तो आप कहेंगे सर आप तो ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, और उस कांच में जो आदमी नजर आ रहा है वो क्या है? तो वो जो आदमी है वो मेरी इमेज है। सही है, ये मेरी क्या होगी? इमेज होगी। होगी कि नहीं होगी? क्लियर है। अब आप बताएं, यहां पर भी तो एक मिरर है। तो इस मिरर के लिए वो जो बहरूपी आदमी बैठा हुआ है, वो जो बहरूपी आदमी बैठा है वो कौन है? वो एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा बच्चों? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। सर वर्चुअल क्या होता है? देखिए, रियल तो मैं हूं, इस मिरर के लिए रियल ऑब्जेक्ट में हूं, और वो जो दिख रहा है वो कौन है? इमेज है। ठीक है, इमेज है। पर इस मिरर के लिए वो जो आदमी बैठा हुआ है जो कांच में दिख रहा है वो क्या होगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। और यहां पर जो इमेज बनेगी वो वापस से वर्चुअल इमेज होगी। क्या होगी बच्चों? वर्चुअल इमेज होगी। होगी कि नहीं होगी? ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहां पर भी यही हो रहा है, ये एक रियल ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज जो बन रही है वो रियल इमेज बन रही है। पर ये जो इमेज बन रही है इस सरफेस के लिए क्या होगी? वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगी। क्या होगी बच्चों? वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगी। होगी कि नहीं होगी? तो देखिए, यहां पर लाइट रे, यहां की बात कर रहा हूं, देखिए ये वाली लाइट रे है ना, तो इस सरफेस के लिए ये वाली लाइट रे जो है वो जा रही है कहां से कहां? डेंसर टू रेरर मीडियम। देखिए मैं किस लाइन की बात कर रहा हूं, ये वाली लाइन दिख रही होगी आपको, ये वाली। तो ये जो लाइट रे कहां से कहां जा रही है? डेंसर टू रेरर। तो कहानी ये है, जब भी लाइट रे डेंसर टू रेरर जाती है, याद होगा डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम, इसे जाना सीधा चाहिए था पर इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये जो लाइन है, ये जो लाइट रे है वो इस नॉर्मल से क्या हो जाएगी? अवे हो जाएगी। इसे सीधे नहीं जाएगी, ये सीधे नहीं जाएगी, ये क्या हो जाएगी? बेंड हो जाएगी। कहाँ की तरफ? नॉर्मल से दूर भाग जाएगी। और दूर भाग के इमेज को कहाँ फॉर्म करेगी? इस जगह फॉर्म करेगी जो आपको यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ मैं। तो I1 क्या है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। सही है, I1 जो है वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। और I जो है, I क्या है? फाइनल इमेज। I1 क्या है बच्चों? फाइनल इमेज फॉर्म्ड बाय कौन सी सरफेस? P2Y सरफेस। सही है। तो बच्चों I1 का भी ऑब्जेक्ट है तो
P2I1 क्या होगा, तो आप कहेंगे P2I1 जो होगा वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा फॉर XP2Y। सर क्यों, देखिए ये ऑब्जेक्ट हो गया ना अब। अरे सर ये इमेज था, पर ये इमेज किसके लिए था, फर्स्ट सरफेस के लिए, पर सेकंड सरफेस के लिए वो ऑब्जेक्ट है। वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये क्या होगा, इमेज होगा। ये अभी आपको समझाया। तो ये ऑब्जेक्ट है, तो ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी। क्या होगी बच्चों, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो कितनी है, V1 है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, V1 है। और बच्चों ये फाइनल इमेज है, फाइनल इमेज है, तो P2I जो है फाइनल इमेज है। इस फाइनल इमेज के डिस्टेंस को हम क्या दे देते हैं, V दे देते हैं। तो P2I जो है वो फाइनल इमेज डिस्टेंस है फॉर XP2I, जिसे हम क्या नाम दे देते हैं, V नाम दे देते हैं। सही है। और R2 ले लेते हैं। R2 जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर ले लेते हैं, किसके लिए, फॉर XP2Y सरफेस। तो सारी चीज आपके सामने है। तो वापस से आप लगा दे, क्या लगा दे बच्चों, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। क्या लगा दे बच्चों, बाय रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। बताएं रिफ्रैक्शन फॉर्मूला क्या होता है। रिफ्रैक्शन फॉर्मूला होता है सर, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला ये रहा। अब बच्चों यहाँ पे एक चेंज आएगा, देखो सब कुछ चेंज हो गया, तो एक चीज और चेंज हुई होगी। यहां पर लाइट रे फर्स्ट केस में लाइट रे रेयरर से डेंसर में इंटर हो रही थी, और सेकंड केस में लाइट रे डेंसर टू रेयरर इंटर कर रही है। अब बेटा कभी रेयरर टू डेंसर कर रहे हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा, और जब डेंसर टू रेयरर कर रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा कि नहीं। हमने ये पढ़ रखा है बाय प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी में। देखिए फर्स्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पर लाइट रे रेयरर से कहाँ इंटर कर रही है, डेंसर में। पर यहाँ पर लाइट रे कहाँ से कहाँ इंटर कर रही है, डेंसर टू रेयरर। दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना। तो हमने प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी में ये चीज़ पढ़ रखी है कि लाइट रे रेयरर से डेंसर में जाए और डेंसर से रेयरर में जाए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाते हैं, रेसिप्रोकल। तो बच्चों यहाँ पर फॉर्मूले में चेंज आएगा, यहाँ पर फॉर्मूले में क्या आएगा, चेंज आएगा। यहाँ पर मैं स्टार बना देता हूँ जिससे आपको याद रहे कि भैया फॉर्मूले में चेंज आएगा। n2 - n1 ना होते हुए क्या होगा बच्चों, उल्टा होगा, n1 - n2। अब आप अपने दिमाग में ये यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए, जिससे जब भी आपको ये समझना है तो मेरी वीडियो को फिर से देख लें कि हाँ यहाँ पे क्वेश्चन मार्क इसलिए लगा था क्योंकि इसमें लाइट रे रेयरर से डेंसर में गई थी और यहाँ पर डेंसर टू रेयरर गई है, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उल्टा हो जाएगा। n2 की जगह n1 आ जाएगा और n1 की जगह n2 आएगा, और रेडियस ऑफ कर्वेचर की जगह क्या आ जाएगा, R2, और बेटा n2 की जगह क्या आ जाएगा, n1। हर जगह क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। क्वेश्चन मार्क क्या बता रहा है, ये उल्टा क्यों हुआ। n2 की जगह n1 आ जाएगा, और इमेज डिस्टेंस बताइए इमेज डिस्टेंस कौन है, इमेज डिस्टेंस ये इमेज डिस्टेंस जो है वो है v। क्लियर है। n1 की जगह बोलो क्या आएगा, 1 की जगह 2 आएगा, और फॉर्मूला क्या कहता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और बता सकते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है, v1 है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है बच्चों, v1 है। सही है। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गई, 2 हो गई। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। देखिए यहाँ पर ये बात समझ में आई। मैंने ये फॉर्मूला ये होता है, n2 - n1 पर मैंने लिख क्या दिया, n1 - n2। सर क्यों लिखा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उल्टा हो गया है, लिख दिया। रेडियस ऑफ कर्वेचर की जगह 2 लिख दिया क्योंकि सेकेंड सरफेस है। n2 की जगह n1 लिख दिया क्योंकि मैंने अभी कहा उल्टा लिखना है। इमेज डिस्टेंस जो है तो यहाँ लिख रखा है मैंने, इमेज डिस्टेंस जो है वो है v, देखिए v। और n1 की जगह n2 लिखना है, उल्टा लिखना है, बोला ही मैंने। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ मैंने पहले से मेंशन किया हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है, v1। ठीक है। तो बच्चों ये इतना हो गया। अब कभी आपने लेफ्ट का ये लिख लिया हो तो मुझे जगह चाहिए, तो आप जल्दी से नोट डाउन कर ले बच्चों, नोट डाउन कर ले, स्क्रीन को पॉज कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले, जो करना है करें। चलिए तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो मेरे पास दोनों आंसर आए हैं, इन दोनों आंसर को मैं ऐड कर देता हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं, ऐड कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, आराम से करता हूँ। देखिए क्या होगा। तो पहले मैं इक्वेशन 1 को लिखता हूँ, n2 - n1 डिवाइड बाय r1। फिर इक्वेशन 2 को लिखता हूँ, क्या है, n1 - n2 डिवाइड बाय r2। फिर इक्वेशन 1 की सारी चीज़ को लिख देता हूँ, n2 बाय v1 - n1 बाय u। फिर इक्वेशन 2 को लिख देता हूँ,
N1 बाय V माइनस N2 बाय V1। कभी आप ध्यान से देखें तो N2 बाय V1 से N2 बाय V1 कैंसिल हो गया। अब आप कहेंगे कि सर ये N2 माइनस N1 बाय R1 है, इनमें से कभी साइन चेंज कर दे, माइनस कॉमन ले ले तो N1 जो है माइनस का हो जाएगा और N2 जो है वो, देखिए क्या हो गया है आपको समझ में आ गया होगा। मैंने साइन क्या कर लिया है, चेंज कर दिया है, तो यहाँ पर 1 और 2 के साइन चेंज हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे बच्चों। अब यहाँ पर मैंने N1 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचेगा 1 बाय V माइनस 1 बाय U बचा बच्चों। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, तो आप कहेंगे N2 माइनस N1 कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2 इक्वल्स टू N1 1 बाय V माइनस 1 बाय U। मैं इस N1 जो मल्टीप्लाई में है इन दोनों के डिवाइड में लिख देता हूं, तो N2 बाय N1 N1 बाय N1 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। और बच्चों 1 बाय V माइनस 1 बाय U जो है ये होता है, याद कीजिए आपने कभी पढ़ रखा हो लेंस फॉर्मूला, वो लेंस फॉर्मूले से 1 बाय V माइनस 1 बाय U को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय F। सर F क्या है, फोकल लेंथ है बच्चों। N2 बाय N1 को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जनरल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और N1 बाय N1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। इसे अरे भाई इसी को तो हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है। अभी 2 और 1 नहीं भी लिखे तो भी चलेगा। और ये है 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2 इक्वल्स टू 1 बाय F, ठीक है। तो यही है जिसकी आप इंतज़ार कर रहे थे इतने देर से। बहुत टफ कहते हैं बहुत से बच्चे से। ये है लेंस मेकर फॉर्मूला फॉर थिन लेंस। कौन से लेंस के लिए, थिन लेंस। यहाँ पर हेडिंग डाल दे लेंस मेकर फॉर्मूला, याद रखिएगा ये हमेशा किसके लिए होता है, थिन लेंस। ये लेंस क्या है, बहुत ही पतला है। क्या है बच्चों, बहुत ही पतला, इसलिए बुक में आपको थिन लेंस शब्द भी लिखा हुआ आपको मिलेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेंस मेकर्स फॉर्मूला समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये बहुत बार आया है। आपको कभी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हमें इसको क्या करना है, इसके न्यूमेरिकल्स भी करने हैं, पर हम न्यूमेरिकल्स को एक साथ करेंगे, ठीक है। हम न्यूमेरिकल्स लेंस मेकर फॉर्मूले के, रिफ्रैक्शन फॉर्मूले के, लेंस फॉर्मूले के सब एक साथ करेंगे। तो एक वीडियो में उसकी अलग से बना दूंगा। अभी ये वीडियो सिर्फ डेरिवेशन की मैंने बनाई है, तो इसे आप नोट डाउन कर ले। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जल्दी ही, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।